नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो पाश्चात्य विद्वान, इनके बारे में पढ़ेंगे साथियों। इनकी धारणाओं के बारे में, इनकी पुस्तकों के बारे में विशेष जानकारियां हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। प्लेटो, यह एक प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे, इनका काव्य संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, लेकिन इयोन, सिंपोजियम, रिपब्लिक में ही इनकी काव्य संबंधित मान्यताएं ज्ञात होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट धारणा है ये। आगे, काव्य और कला के विषय में प्लेटो की मुख्य चिंता आदर्श राज्य में उनकी उपयोगिता है। ठीक है, ये उन्होंने भी कहा है कि काव्य और कला के विषय में ये कहते हैं कि जो राज्य के उपयोग में हो वही कविता या वही काव्य इम्पोर्टेंट रखता है, जिसमें सच्चाई हो। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है साथियों, उन्होंने एकेडमिया नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की, जिसे यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव प्राप्त है। आगे चलकर इसे ही एकेडमी ऑफ प्लेटो कहा जाने लगा। तो साथियों, आपको बता देते हैं कि जल्दी से मैं पढ़ रहा हूँ, और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल संक्षेप में जानकारी दे रहा हूँ, जितना परीक्षा में पूछे जाने की ज़रूरत है। ओके, आगे अरस्तु, इन्हें पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधार माना जाता है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 के आसपास बताई जाती है। अगला पॉइंट है, अपने काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ पेरी पोएटिक्स में अरस्तु ने काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किसमें किया है? पेरी पोएटिक्स में। ठीक है, 50 पृष्ठों का यह ग्रंथ छोटे छोटे 26 अध्यायों में बटा हुआ है। इस ग्रंथ की रचना का अनुमान 330 ईसा पूर्व के आसपास लगाया गया था। ठीक है, पेरी पोएटिक्स का। आगे साथियों, पेरी पोएटिक्स अरस्तुकृत पेरी पोएटिक्स। ठीक है, पेरी पोएटिक्स काव्यशास्त्र में, इसको हिंदी में काव्यशास्त्र कहा गया इस ग्रंथ को। ओके, इसमें 12 अध्याय और 20 अध्यायों को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, शुरू में 12 थे और बाद में 20 अध्याय जोड़े गए। तो पेरी पोएटिक्स में जो यूनानी शब्द हैं जिनका हिंदी अनुवाद करके बताया गया है, उनका देख लीजिए। मिमेसिस, इसको अनुकरण कहा गया है हिंदी में। ठीक है, जो यूनानी शब्द हैं कथार्सिस, विरेचन, पेरिपेतेइया, स्थिति विपर्य, आगे अनग्नोरिसिस, जिसे रिकॉग्नाइजेशन बोला जाता है इंग्लिश में। इसे जब ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में अनग्नोरिसिस बोला जाता है, तो हिंदी में अभिज्ञान। आगे साथियों, माइथास, इसको ब्रेचना कहा गया है हिंदी में। इथोस, इसे चरित्र, और पाथोस, इसे भाव। आगे साथियों, एक्शन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है और ग्रीक भाषा में बोला जाता है प्रैक्सिस। ठीक है, इसको कार्य व्यापार कहा गया है। आगे साथियों जल्दी से पढ़ते हैं और इनके बारे में। तेखनेस अरितोरिकेस नामक अपनी भाषा शास्त्र के ग्रंथ में अरस्तु ने भाषा संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया है। किसमें? तेखनेस रितोरिकेस। ठीक है, आगे साथियों अगला पॉइंट है, अरस्तु की कृति। अरस्तु की रचना है वसीयतनामा। अरस्तु की रचना वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति की घोषणा पत्र माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे चलते हैं। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय किसको गया? अरस्तु को जाता है। कला और ललित कला, इसमें क्या है, इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया। स्वायत्त कला। आगे होरेस, जिनका औचित्य सिद्धांत मिलता है। होरेस काव्य के लिए प्रतिभा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं तथा उसका प्रयोजन आनंद मानते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने भी काव्य प्रयोजन का मुख्य तत्व आनंद प्राप्ति ही माना है। आर्ट्स पोएटिका इनकी प्रसिद्ध कृति है। आर्ट्स पोएटिका को हिंदी में काव्य कला कहा है। आगे साथियों लोजाइनस, इनके बारे में पढ़ना बहुत लाजमी है। आगे साथियों इनका पहला पॉइंट, लोजाइनस ने अपनी रचना पेरी इप्सुस, ठीक है, पेरी पोएटिका और पेरी इप्सुस में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। पेरी इप्सुस इनकी रचना है, जिसको इंग्लिश में कहा गया ऑन द सबलाइम। क्या कहा गया है? ऑन द सबलाइम, पेरी इप्सुस। लोजाइनस ने अपनी रचना पेरी इप्सुस में युद्धार्थ को काव्य की आत्मा माना है। ये निको रखिएगा,
यह 60 पृष्ठों व 44 अध्यायों का लघु काव्य ग्रंथ है। क्या है? 60 पृष्ठ, 60 पन्ने हैं, इसमें 44 अध्याय हैं, 44 अध्याय का लघु काव्य ग्रंथ। आगे, यह मूलतः एक भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। क्या? यह मूलतः एक भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। लोजाइनस ने कौन सा? वेरी इप्सस की बात हो रही है, ऑन द सबलाइम से इंग्लिश में कहा गया है, ठीक है। यह मूलतः एक भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। लोजाइनस ने पेरी इप्सस की रचना पत्र के रूप में की थी, ना कि एक पुस्तक के रूप में। अलग अलग पत्र हैं, उसको जोड़ा गया, पुस्तक बनाएगी, 60 पन्नों की, 44 इसमें अध्याय हैं, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो लोजाइनस ने पेरी इप्सस की रचना पत्र रूप में की थी, जिसमें वह किसी पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करते हैं। ये भी आपने याद रखना। आगे साथियों, कुछ और भाग, पेरी इप्सस का केवल 2/3 भाग ही आज उपलब्ध हैं, ठीक है। बहुत बड़ी माना जाता है कि पत्र रूप में एक रचना थी, लेकिन इसका कुछ भाग ही 60 ही पन्ने उपलब्ध कहा जाता है इसके। प्रथम भाग में उदाय शैली का विवेचन किया गया है। आगे द्वितीय भाग में कला के मूल तत्वों का विवेचन किया गया था। आगे, यह रोचक तथ्य है कि कुछ विद्वान जहां इन्हें प्रथम रोमांटिक समीक्षक मानते हैं, तो कई विद्वान सर्वोत्तम क्लासिकल समीक्षक भी इसे मानते हैं। किसको? लोजाइनस को। आगे साथियों, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो प्रकृति के बहुत अच्छे व्याख्याता माने जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का मूल मिजाज कवि था। प्रकृति उनके विचारों की मूल थी, जैसा कि मैंने बोला, नेचर। आगे है, वर्ड्सवर्थ ने 20 वर्ष में ही फ्रांस, इटली, आल्प्स पर्वत की यात्रा कर ली थी। अगला विचार, आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है, आल्प्स पर्वत ने उनके सौंदर्य विषयक मान्यता को प्रभावित किया, और फ्रांस की क्रांति ने उनके विचार को प्रभावित किया, जो कि 1789 में और 1789 में क्रांति हुई थी, फ्रांस की बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आगे चलते हैं। 1795 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कोलरिज से हुई थी। कोलरिज, ठीक है, कला के पुजारी माने जाते हैं ये भी। तो 1795 में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कोलरिज से हुई, जो बाद में आत्मीयता मित्रता में परिणत हुई, ठीक है। तो आत्मीय मित्रता उनमें कायम हुई दोनों में। आगे, इनकी रचना लिरिकल ब्लेड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक प्रल्यूड और एक ये लिरिकल ब्लेड्स, ठीक है। तो इनकी रचना लिरिकल ब्लेड्स के प्रकाशन से तत्कालीन काव्य संबंधी मान्यताओं को चुनौती मिली, और संग्रह पर नव अवजात्यवादियों ने जमकर आक्रमण भी किया था। नव अवजात्यवादी कौन होते हैं? कौन होते हैं साथियों? जो रोमांटिसिज्म का विरोध करते हैं, जो प्रकृति का विरोध करते हैं। आगे चलते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड, ये आधुनिक अंग्रेजी के महान आलोचक माने गए, प्रवर्तक भी माने जाते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके, अर्नोल्ड का कोई ग्रंथ नहीं है, उन्होंने भाषणों व लेखों में अपने विचार व्यक्त किए। आगे पढ़ते हैं साथियों, मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में और जानते हैं। अर्नोल्ड के प्रत्येक क्षेत्र में विचारों की पूर्णता पर बल दिया गया है। उनके अनुसार संस्कृति पूर्णता का ही दूसरा नाम है, और काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है। काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है। इस विषय को उन्होंने अपने निबंध संग्रह कल्चर एंड एनार्की में स्पष्ट किया है। निबंध ग्रंथ उनका है एक, कल्चर एंड एनार्की, इसमें स्पष्ट किया है इस धारणा को। क्या है धारणा उनकी? ठीक है, उनकी धारणा है कि संस्कृति पूर्णता का ही दूसरा नाम है, और काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है। आगे चलते साथियों, यदि आपने इनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ना है, सभी जितने पाश्चात्य विद्वान हैं उनके ऊपर हमने 2 वीडियोज़ बनाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद वो भी देख लीजिएगा, ताकि इनकी पुस्तकें भी आप याद कर लें, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे साथियों, उन्होंने कहा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा कि काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें गहन व तीव्र भावों की संभावनाएं हों। अगला, मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार कवि को संरचनात्मक अनुभूति अनुपात सुसंगति का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि कवि जिस विषय का वर्णन करे उसके वर्णन में भव्य शैली का प्रयोग हो। कविता में प्रयोजन को महत्व देते हुए आनंद के साथ नैतिक उन्नयन की बात भी हो। अगला साथियों, अंतिम पॉइंट, कार्य व्यापारों की गुरुता, चित्रों की उदात्तता, स्थिति की तीव्रता को अर्नोल्ड ने प्राचीन यूनानी काव्यों की सफलता का कारण माना है, और काव्यों में विचारों के निरूपण के स्थान पर कार्य व्यापारों के निरूपण पर बल दिया है। अगला जो विद्वान है पाश्चात्य विद्वान, उनका नाम है साथी जॉन ड्राइडन। इनके बारे में पढ़ते हैं।
ये एक महत्वपूर्ण कवि और नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अंग्रेजी आलोचना के जनक माने जाने वाले ड्राइडन की प्रसिद्ध कृति एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री या पोइजी, ठीक है, पोइट्री है यहाँ पर, एसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री 1668 ईस्वी में आई थी और जो अंग्रेजी आलोचना के जनक माने जाते हैं। मैथ्यू नोड अंग्रेजी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे साथियों, ड्राइडन ने आनंद और शिक्षा को साहित्य का मुख्य प्रयोजन माना है। किसको? आनंद और शिक्षा को। आगे साथियों, ठीक है, तो आगे चलते हैं साथियों, कोलरिज के बारे में पढ़ते हैं। सैमुअल टेलर कोलरिज, एस.टी. कोलरिज से बोला जाता है, इनको पढ़ते हैं। यह एक प्रत्ययवादी आलोचक थे। प्रत्ययवादी तो प्लेटो भी थे, ठीक है। कोलरिज को अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। व्यवहारिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना सैद्धांतिक आलोचना के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। व्यवहारिक आलोचना वह होती है जब हम किसी पुस्तक की आलोचना कर रहे हैं। सैद्धांतिक आलोचना वह होती है जब हम किसी सिद्धांत की आलोचना कर रहे हैं। सिद्धांत कोई भी हो सकता है, रीति सिद्धांत हो सकता है, वक्रोक्ति, औचित्य, ठीक है, आदर्शवाद। ओके, आगे वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर 1798 में लिरिकल ब्लैड्स नामक कविता संग्रह का लेखन किया। इसकी भूमिका अत्यंत प्रसिद्ध है। ओके, तो ये पूछा जा सकता है वर्ड्सवर्थ के साथ किसने या कोलरिज के साथ किसने मिलकर लिरिकल ब्लैड्स की रचना की 1798 में? तो ये की थी जी भाई कोलरिज और साथ मिलकर की थी वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। वैसे वर्ड्सवर्थ का नाम पहले आता है इस रचना के लिए। आगे चलते हैं, लिरिकल ब्लैड्स, इस रचना से साहित्य में स्वच्छंदता व जिसे बोलते हैं रोमांटिसिज्म का उदय माना जाता है। ओके, आगे चलते हैं। कोलरिज की आलोचनात्मक कृतियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण बायोग्राफी लिटरेरिया, याद रखिएगा, कोलरिज की सबसे महत्वपूर्ण रचना है ये, जिसका अर्थ है साहित्यिक जीवनी। ओके, आगे इसमें कल्पना संबंधी सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की गई। आगे साथियों, किंतु ना तो वह पूर्णतः साहित्यिक है, ना ही पूर्णतः जीवनी उसमें जीवनी, ठीक है, ना ही उसमें पूर्ण जीवनी के बारे में बताया। धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, राजनीति और आलोचना आदि का मिश्रण है ये, ठीक है। आगे ये ग्रंथ जो बताया पीछे, सेंट सबरी जैसे महान इतिहासकार ने यूरोपीय समालोचकों की लंबी परंपरा में अरस्तु और लेजाइनस के बाद तीसरा स्थान कोलरिज को दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये नाम आप याद रखें, सेंट सबरी। आगे साथियों, बेनेडेत्तो क्रेची, इनके बारे में पढ़ना ही बहुत अनिवार्य है। यह एक प्रसिद्ध आत्मवादी वैज्ञानिक थे, माफ़ करिएगा दार्शनिक थे। इसको हम कह सकते हैं प्लेटो और कोलरिज की तरह ये भी आत्मवादी थे। आगे, एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक नाम से पहला निबंध इन्होंने 1900 ईस्वी में लिखा था। आगे 1902 ईस्वी में ला कृतिका नामक महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन भी किया। ओके, ला कृतिका याद रखिएगा। आगे साथियों, एस्थेटिक इंद्रिय ग्राही ज्ञान, मतलब इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान, जिसका अर्थ है एस्थेटिक का। ओके, एस्थेटिक का अर्थ इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान। क्रोचे की एक महत्वपूर्ण कृति है जिसके दो भाग हैं। इसके प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन और द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र के इतिहास की चर्चा की गई है। आगे, कला निर्माण के क्षेत्र में क्रोचे प्रतिभा के मूल कारण समझते हैं, प्रतिभा को मूल कारण समझते हैं क्रोचे कला निर्माण के क्षेत्र में। आगे, काव्य के संदर्भ में क्रोचे द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत अभिव्यंजनावाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बना है आज भी। टी.एस. इलियट का संबंध नई समीक्षा आंदोलन से है। किससे है साथियों? नई समीक्षा आंदोलन से है, ठीक है। उनके विचार नव्य शास्त्रवाद जिसे न्यो क्लासिज्म में शामिल किए जाते हैं। निर्व्यक्तता सिद्धांत, परंपरा सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण इलियट के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, याद रखने आपने। आगे, क्राइटेरियन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर इन्होंने 1922 से लेकर 1939 तक इसका संपादन भी किया। इसी के कारण इलियट की ख्याति साहित्यिक जगत में स्वीकार की गई है। अगला, इनकी द वेस्टलैंड नामक प्रसिद्ध काव्य रचना पहले 1922 ईस्वी में क्राइटेरियन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ओके,
याद रखना है आपने। तो क्राइटेरियन पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने शुरू किया था 1922 से लेकर 1939 ईस्वी में। बहुत ख्याति मिली थी। और द वेस्टलैंड जो इनका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है उसको भी इसमें स्थान मिला था कुछ स्थान में। ठीक है, आगे इन्होंने 1948 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया, उससे सम्मानित किया गया इनको। आगे आई.ए. रिचर्ड्स, बहुत बड़ा नाम है साथी। पाश्चात्य विद्वानों में नई समीक्षा द न्यू क्रिटिसिज्म को सैद्धांतिक आधार प्रदान करने वाले लोचकों में अग्रणी हैं। पहले टी.एस. एलियट आते हैं नई समीक्षा आंदोलन में, फिर उसके बाद आते हैं आई.ए. रिचर्ड्स। तो आगे पढ़ते हैं। मनोविज्ञान की सहायता से कविता को सार्थकता और महत्ता के संबंध में नवीन तर्क इन्होंने प्रस्तुत किए। आगे रिचर्ड्स ने आलोचना के क्षेत्र में कुछ मौलिक विषयों पर विचार किया, जैसे काव्य अनुभूति का क्या मूल्य, अनुभूतियों की श्रेष्ठता और कला के क्षेत्र में विचारों का अंतर्द्वंद और मूल्य इत्यादि। आगे अपने दो सहयोगी C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर रिचर्ड्स ने द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक नामक पुस्तक का प्रकाशन किया 1922 में। ठीक है, जो कि आलोचना के क्षेत्र में जुड़ गए थे इस रचना के साथ ही। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक याद रखिएगा 1922 ईस्वी में आई थी द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक। तो किसके साथ मिलकर लिखी थी, किनके साथ? C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ। आगे साथ ही इन्होंने लगभग 12 ग्रंथ लिखे हैं। अंतिम ग्रंथ वियोंड 1974 में प्रकाशित हुआ था। वियोंड, ठीक है, वियोंड है। ठीक है, आगे साथियों रिचर्ड्स की ख्याति का मूल आधार प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 1929 में आया था। आगे चलते हैं। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन 1934 ईस्वी में, ठीक है, आया था। तो इस पुस्तक कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन नामक उनकी पुस्तक विद्वानों के बीच काफ़ी सराही गई थी साथियों। इस वीडियो में साथियों इतना ही। अगली जानकारियां जो हैं हम देते रहेंगे, और जो प्रसिद्ध विद्वान थे जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है वो जानकारियां आपके साथ साझा की। मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।